हेलो बच्चों, कैसे आप सब प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोग को कक्षा 9 के अध्याय 1 के बारे में आपको बताऊंगा। विज्ञान के कक्षा 9 के अध्याय 1 के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। यानी हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे आसपास में जो पदार्थ हैं उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि चैप्टर का ही नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, तो सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ वे सभी वस्तुएं होती हैं जिनके पास द्रव्यमान होता है तथा जो भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं, या वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका द्रव्यमान होता है उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं सबका द्रव्यमान भी होता है, और सब कहीं न कहीं रखने पर, सबको अगर हम कहीं भी रखें तो कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं। तो हम सीधा ये समझ सकते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हमको देखने को मिलती हैं ये सारी की सारी वस्तुएं हम पदार्थ इनको कह सकते हैं। अब आगे बात आती है कि पदार्थ किन से मिलकर बना होता है। ये जो पदार्थ होती हैं ये किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको कक्षा 9 में ही बताया जाएगा डाल्टन के बारे में, तो मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा डाल्टन के बारे में। डाल्टन एक दार्शनिक थे। डाल्टन क्या थे? डाल्टन एक दार्शनिक थे, और वे क्या करते थे, किसी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से उसका अध्ययन करते थे। तो सर्वप्रथम पदार्थों के बारे में, या सर्वप्रथम जो भी ये पदार्थ हैं या मैटर हैं, जो द्रव्य हैं या पदार्थ हैं, पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। तो सबसे पहले द्रव्य या पदार्थ के बारे में डाल्टन ने अपने मत प्रस्तुत किए थे। उसने बताया था कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, और उन्होंने उन अति सूक्ष्म कणों का नाम दिया था परमाणु। ठीक है, तो आगे के चैप्टर्स में हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में मैं थोड़ा सा इसलिए बता दिया ताकि आपको पता हो जाए कि ये पदार्थ कैसे बनते हैं, किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और इन कणों का आपस में, या इन कणों का कुछ गुणधर्म होता है। तो हम अब आगे देखेंगे कि इन कणों के क्या गुणधर्म होते हैं। तो इनके गुणधर्मों को हम चाहे तो हेडिंग लगा के समझ सकते हैं, यानी इनको हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म, मतलब ये कैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं, लक्षण का जो गुणधर्म होता है, लक्षण के अनुसार इनके गुणधर्मों को जानेंगे। तो पहला इनका जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म है वो है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी जितने भी पदार्थ होते हैं उन कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। तो चलिए इसको हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। तो आपको करना क्या है, आप भी ये क्रियाकलाप घर पे आसानी से कर सकते हैं, और करके आप ये प्रूव कर सकते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं वे जिन कणों से मिलकर बने होते हैं उन कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। तो जैसे आप देख रहे होंगे वीडियो में कि मैं यहाँ पे बीकर लिया हूँ, जिसे आप कांच का ग्लास भी कह सकते हैं, ऐसा आपको घर पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आप मेजरिंग, यहाँ पे मेजर करने के लिए कुछ रीडिंग्स लिखी हुई हैं, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml। तो आपको करना क्या है कि इसमें आप कुछ पानी ले लीजिए। तो मान लीजिए अगर आपके पास ये रीडिंग वाला ग्लास नहीं है तो आप सादा ग्लास भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या होगा कि आप एक कहीं तक, जिस लेवल तक आपने पानी भरा है, आप उसको मार्क कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे देखिए, हम मान लेते हैं कि हम यहाँ तक, मान लीजिए रीडिंग है तो रीडिंग पे आप कर लेंगे, रीडिंग नहीं है तो यहाँ तक अगर पानी भरा हुआ है तो यहाँ तक आप पानी को भर के मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब फिर आप क्या करिए, कुछ नमक, थोड़ा सा आप नमक ले लीजिए, या थोड़ा सा आप चीनी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, थोड़ा सा चीनी ले लीजिए, थोड़ा सा नमक ले लीजिए, 10 ग्राम ले लीजिए, 15 ग्राम ले लीजिए, 10 ग्राम आप ले लीजिए। ठीक है, 10 ग्राम ले लीजिए, और आप क्या करिए, इसमें उसी जो पानी यहाँ तक भरा होगा इसमें आप उस नमक को या चीनी को डाल दीजिए, और उसको किसी लकड़ी या किसी रॉड से धीरे धीरे स्टेयर करिए, ये घुमाइए, और घुमाकर उसको क्या करिए, जल में घोल दीजिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि नमक या चीनी गायब हो जाएगा, आपको नमक और चीनी दिखाई नहीं देगा। तो जब चीनी या नमक इसमें घुल जाए तो आप सावधानी पूर्वक इस लेवल को, जहाँ तक पहले पानी था उस लेवल को ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा उस लेवल में क्या परिवर्तन आता है। तो जब आप उस लेवल को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको पानी के लेवल में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। यानी जितना पानी घुलने से पहले था उतना ही पानी घुलने के बाद भी बचा हुआ है। ठीक है, तो आखिरकार अब प्रश्न ये उठता है
कि जो नमक या चीनी हमने इसमें डाला वो गया कहाँ, अदृश्य हो गया, कहाँ गया। तो बेटा वो जाता कहाँ है, ये जो पानी था, पानी भी एक पदार्थ है क्योंकि इसका भी अपना द्रव्यमान है, इसको हम जहाँ रखते हैं वही शेप ले लेता है, स्थान ले लेता है। तो पानी भी पदार्थ है, तो इसलिए ये पदार्थ ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। तो इन कणों के बीच में रिक्त स्थान रहा होगा, तभी चीनी या नमक इसमें घुल गया या चीनी तथा नमक अदृश्य हो गया और यह पानी के लेवल को भी नहीं बढ़ाया। अगर इसमें रिक्त स्थान नहीं रहता तो चीनी या फिर नमक के जो पार्टिकल्स होते या जो चीनी और नमक होता वो इस पानी के लेवल को बढ़ा देता। तो इस प्रयोग से या इस क्रियाकलाप के द्वारा हम ये प्रूव कर सकते हैं या इससे यह सिद्ध होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा, इनका दूसरे गुण के बारे में बात करेंगे। दूसरा गुणधर्म क्या होता है, तो इनका जो दूसरा गुणधर्म होता है वो होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी ये लगातार क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ये लगातार क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो इसको भी समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे जिसमें आपको फिर वही बीकर लेना है। ठीक है, आपको एक नहीं 2 बीकर लेने हैं, दोनों बीकर में आप पानी डाल दीजिए और एक बीकर में आप करिए, मतलब दोनों बीकर में पानी डाल लीजिए और एक बीकर में आप स्याही की 2 बूंद डालिए और दूसरे बीकर में आप शहद का 1 बूंद या 2 बूंद डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो स्याही वाला बीकर होगा, जैसे ही स्याही का 1 बूंद डालेंगे वैसे ही क्या होगा, पूरा का पूरा पानी जो होगा वो स्याही के कलर में हो जाएगा। अगर स्याही ब्लैक रंग की है पूरा पानी ब्लैक हो जाएगा, अगर स्याही ब्लू रंग की है तो पूरा का पूरा पानी ब्लू हो जाएगा। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो बीकर जिसमें आपने शहद को डाला था वो इतना जल्दी नहीं घुलेगा और आपको शहद नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा, कुछ समय पश्चात वो घुलेगा। तो यहाँ पर आप सोचिए कि जो स्याही की बूंद थी उसको तो हमने एक जगह डाला था, वो सभी जगह कैसे फैल गया, वो सभी जगह इसलिए फैल गया कि जो ये पानी के पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो पानी के पार्टिकल्स थे यानी पानी के जो कण थे वे क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे और वो तेजी से क्या कर किए होंगे, जहां पर हम स्याही गिराए होंगे वो तेजी से इधर उधर भागे होंगे और सभी जगह स्याही के रंग को फैला दिए होंगे। ठीक है, जबकि जो शहद होगा वो इतना जल्दी नहीं फैलेगा। ठीक है, और आप इसको आप समझ सकते हैं, इससे भी आप ये प्रूव कर सकते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो लगातार गतिशील होते हैं, इनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, जो पदार्थ के कण होते हैं ये लगातार गतिशील होते हैं, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि इनकी जो गति होती है वो ताप पे निर्भर करती है। अगर माध्यम का ताप अधिक है तो इनकी गति बहुत तेज होती है, अगर माध्यम का ताप कम है तो इनकी गति बहुत ही कम होती है। इसको आप देख सकते हैं, आप पानी ले लीजिए, पानी से भरा ग्लास ले लीजिए, उसको तेजी से हिला कर रख दीजिए तो आप नॉर्मल आंखों से भी देखेंगे कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो गति करते रहते हैं। एकदम पानी स्थिर हो जाएगा फिर भी पार्टिकल धीरे 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 ऊपर नीचे गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो गति होती है वो ताप पर निर्भर करती है। जैसे अगर ये इसमें मैं एक गर्म पानी ले लूँ, इसमें मैं ठंडा पानी ले लूँ, ठीक है, तो जो ठंडे पानी होंगे और जो गर्म पानी होंगे इन दोनों की अगर तुलना करेंगे तो गर्म पानी के जो कण होंगे वो तेजी से गति करेंगे और जो ठंडे पानी के कण होंगे वो धीरे धीरे गति करेंगे। ठीक है, नंबर 3 जो आता है वो आता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के जो कण होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अभी जो हमने क्रियाकलाप किया, प्रश्न ये आता है कि आखिरकार ये जो कण होते हैं, दूसरा गुणधर्म जो हमने पढ़ा या दूसरा गुणधर्म के बारे में जो अभी हम लोगों ने जाना कि अभी मैं बताया कि जो कण होते हैं ये लगातार गति करते रहते हैं, ये रुकते नहीं, कंटिन्यूअस ये क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो आखिरकार ये गति होती कैसे है? तो बेटा ये गति तभी उत्पन्न होती है जब 2 कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यानी जितने भी कण होंगे, जितने भी कणों से मिलकर कोई पदार्थ बना होगा, सभी कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे और इसी कारण क्या होता है, पूरा का पूरा कण लगातार गतिशील होता है। ठीक है, और गतिशील सारे के सारे कण गतिशील होते हैं। तो गतिशील क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो यही 3 अभिलक्षणीय गुणधर्म था। पहला अभिलक्षणीय गुणधर्म था कि जो पदार्थ के कण होते हैं इनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, और दूसरा अभिलक्षणीय गुणधर्म था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं।
तीसरा अभिलक्षणिक गुणधर्म था पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो पदार्थ होते हैं किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, इनकी क्या अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। आप कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। कक्षा 7 कक्षा 8 में भी बताया जाता है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी हमारे आसपास के जो भी पदार्थ होंगे वो 3 अवस्थाओं, मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं और गैस को इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। ठीक है, यानी पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली अवस्था है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था है गैस अवस्था और तीसरी अवस्था है द्रव अवस्था। आप इनके क्रम को आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं या ठोस पदार्थ हम किन्हें कहेंगे, ठोस पदार्थों की क्या पहचान होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, फिजिकल और केमिकल, इनको केमिकली कैसे पहचानेंगे, रासायनिक दृष्टि से कैसे पहचानेंगे, भौतिक दृष्टि से कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ठोस पदार्थ की। तो ठोस पदार्थ जो होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स होता है और उनका शेप फिक्स होता है। वॉल्यूम मतलब आयतन, शेप मतलब आकार। ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन, शेप मतलब आकार। तो हम कह सकते हैं वे सभी पदार्थ जिनके आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं वे ठोस कहलाते हैं। ये तो डेफिनेशन हुआ कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं। आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन ठोस पदार्थों के गुणधर्म के बारे में जानते हैं कि ये ठोस पदार्थों का क्या गुणधर्म होता है, इनके जो अंदर की व्यवस्था होती है, कणों की क्या व्यवस्था होती है, कणों के बीच में स्थान कितना होता है और कणों के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं। कण एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, फोर्स अप्लाई करते हैं। मैं बताया अभी कि 2 कणों के बीच में परस्पर क्या करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो अब हम इनके गुणों के बारे में जानेंगे। परिभाषा हम लोगों ने जान लिया कि वे सभी पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है वे ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, आप पत्थर ले लीजिए, आप बर्फ ले लीजिए, लकड़ी का गुटका ले लीजिए, सारे के सारे ठोस पदार्थों में आते हैं। तो ठोस पदार्थों के गुणधर्म में सबसे पहला चीज होता है कि इनके बीच, इनके अणुओं के बीच या ठोस पदार्थों के कणों के बीच स्थान बहुत ही कम होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ के कणों के बीच स्थान बहुत ही कम होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ के कणों के बीच स्थान बहुत ही कम होता है। तो इन स्थानों को क्या कहते हैं। मान लीजिए ठोस के 2 कण हो गए, एक कण यहाँ हो गया, एक कण यहाँ हो गया, इनके बीच में ये गैप है। ठीक है, ये ऐसे देखिए, ये देखिए एक कण, ये मान लीजिए एक कण, ये मान लीजिए ऐसे हमको लाएं तो यहाँ बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, गैप। इन गैप को कहते क्या है, ठीक है, क्या कहते हैं। तो इन गैप को बोलते हैं बेटा अंतराण्विक स्थान। ठीक है, अंतराण्विक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, ठोस के या फिर पदार्थ के कणों के बीच के स्थान को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराण्विक स्थान। ठीक है, तो हम अब ऐसे कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम होता है। अब अंतराण्विक स्थान क्या होता है, 2 कणों के बीच जो गैप होता है या जो रिक्तियां होती हैं, जो खाली स्थान होता है, उसे हम अंतराण्विक स्थान कहते हैं। ठीक है, तो पहला लक्षण इनका होता है कि ठोस पदार्थ के अणु काफी नजदीक होते हैं, यानी क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम होता है। नंबर 2 होता है कि ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं वे गतिशील नहीं होते। ठीक है, ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं वे गतिशील नहीं होते, या हम ये कह सकते हैं वे गति नहीं करते। ठीक है, वे गति नहीं करते। गति नहीं करने का मतलब देखिए, गति बहुत प्रकार की होती है, तो हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे अभी प्रूव करेंगे कि किस तरह से गति नहीं करते तो क्या करते हैं। ठीक है, तो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो गति नहीं करते हैं, वे सिर्फ कंपन करते हैं। ठीक है, वे सिर्फ क्या करते हैं, कंपन, अपने स्थान पे सिर्फ ऐसे 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 हिलते रहते हैं। वे गति नहीं करते कि यहाँ चल के यहाँ, यहाँ चल के यहाँ, यहाँ चल के यहाँ, यहाँ चल के यहाँ, इस प्रकार की गति वे नहीं करते। ठीक है, नंबर 2 क्या था, नंबर 2 था कि ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वे गति नहीं करते, वे कंपन करते हैं।
ठीक है। यानी जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, टेम्परेचर को जब हम बढ़ा देते हैं, जबकि जैसा कि मैं पहले अभी बताया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पदार्थ के कण गतिशील होते जाएंगे, उनकी गतिशीलता बढ़ती चली जाएगी। तो पहले तो ये फिक्स होते हैं, गति नहीं करते, लेकिन अगर इनके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो विशेष परिस्थितियों में गति करना चाहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गति नहीं कर पाते, ये अपने ही स्थान पर क्या करते हैं, ऐसे वाइब्रेट होते हैं, यानी कंपन करते हैं। अब तीसरा गुणधर्म क्या है ठोसों को, या ठोसों का तीसरा लक्षण क्या है? तो तीसरा लक्षण होता है कि इनके बीच, यानी इनके कणों के बीच, जो कण होते हैं इनके बीच जो आकर्षण बल होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ठोस के जो कण होते हैं इनके बीच आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है, या इनके बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं हम इनको, और अट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, आकर्षण बल जो होता है, उसका मान बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। यानी ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल का मान प्रबल होता है या बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगला आता है कि ये जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है, मैंने पहला बताया कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच में स्थान बहुत कम होता है, उस स्थान को हम अंतराण्विक स्थान कहते हैं। ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो गति नहीं करते, केवल विभिन्न परिस्थितियों में या विशेष परिस्थितियों में ये सिर्फ कंपन करते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही अधिक होता है। नेक्स्ट आता है कि इनके बीच आकर्षण बल को तोड़ने के लिए, अगर हम चाहें कि इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो टूट जाए, तो हमको अत्यधिक ऊष्मा देने की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होने के कारण इनके बीच के आकर्षण को खत्म करने के लिए हमें अत्यधिक ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। हमें अत्यधिक ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है। तो ये बात हुई ठोस की। अब हम बात करते हैं द्रव की, कि द्रव किसे कहते हैं और द्रव के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। तो द्रव की डेफिनेशन या द्रव किसे कहते हैं उसको पहले समझते हैं। वे सभी पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है। वे सभी पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता, उन्हें हम द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे आप मिट्टी का तेल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, और पानी देख लीजिए जो हम पीते हैं, ढेर सारी चीज़ें आपको लिक्विड के रूप में मिलेंगी। द्रव को हम इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, ठीक है। तो द्रव का जो आकार होता है वो तो फिक्स नहीं होता है। द्रव को आप जिस भी बर्तन में डालेंगे वो वही आकार ले लेगा। अगर अभी हम द्रव को इस बर्तन में डालें तो ये सेम आकार, अगर पूरा सिलेंडर हो जाएगा, अगर इसमें हम ऐसे डालें तो कोनिकल हो जाएगा, अगर हम इस टेस्ट ट्यूब में डालें तो ये सिलेंडर वाला शेप हो जाएगा, अगर थाली में डाल दें तो पूरा थाली का शेप ले लेगा, अगर कोई रेक्टेंगल में डाल दें तो रेक्टेंगल शेप ले लेगा, अगर कोई स्क्वायर में डाल दें तो स्क्वायर शेप ले लेगा। तो फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होगा। अगर 1 लीटर पानी है तो वो 1 ही लीटर होगा, वो 1.5 लीटर नहीं हो जाएगा, ना ही आधा लीटर होगा। लेकिन हाँ, उसका जो शेप है वो बदलता रहता है, जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी बर्तन का शेप ले लेता है। तो वे सभी पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता, वे द्रव पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे द्रव पदार्थ के लक्षण, द्रव पदार्थ के क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि द्रव है। तो पहला लक्षण इनका होता है कि इनके कणों के बीच अंतराण्विक स्थान, यानी इनके कणों के बीच जो गैप होता है, जो जगह होता है, वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। यानी ठोस के कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान अधिक पाया जाता है, ठीक है। नंबर 2 होता है कि इनके जो कण होते हैं वे गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि द्रव पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट होता है कि इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल का मान होता है वो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल से कम होता है। यानी कि ठोस और द्रव के आकर्षण बल की तुलना करें तो द्रव में जो कणों के बीच आकर्षण बल होगा वो कम कार्य करेगा और ठोस में जो आकर्षण बल होगा वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट होता है आकर्षण बल खत्म हुआ, इसका कितना आकर्षण बल होता है हम यहाँ पे सिर्फ कंपेयर करा के बता दे रहे हैं कितना आकर्षण बल होता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक इसमें आता है या अगला लक्षण आता है इसमें कि इनके बीच अगर आकर्षण बल को तोड़ना हो तो हमें कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो सीधा जवाब है कि ठोस की अपेक्षा
द्रव के आकर्षण बल के मान को खत्म करने के लिए, आकर्षण बल को या आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कम ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि द्रव के जो अणु होते हैं, अणु यानी कण, द्रव के जो कण होते हैं वे ठोस पदार्थों के कणों से दूर दूर होते हैं, अतः इनके बीच अंतराण्विक स्थान होता है और इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसका मान ठोसों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से कम होता है और इनके बल को तोड़ने के लिए हमें ठोसों से कम ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गैस के बारे में। गैस क्या होते हैं? तो बेटा ठोस में आपने देखा कि आयतन तथा आकार दोनों स्थिर था, वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स था। और आपने लिक्विड में देखा कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स था बट इसका शेप जो था वो फिक्स नहीं था। अब हम गैस में देखेंगे तो गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता और ना ही शेप फिक्स होता है, यानी गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका ना तो आयतन फिक्स होता और ना ही आकार फिक्स होता है, वे गैस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी हम दो ठोस और द्रव में हमने देखा कि इनके अणुओं के बीच में जो बल लग रहा था वो आकर्षण था, लेकिन गैस में विपरीत हो जाता है। गैस के अणुओं के बीच या गैस के कणों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो प्रतिकर्षण होता है। हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच लगने वाला बल प्रबल प्रतिकर्षण बल होता है तथा इनके अणुओं के बीच या इनके कणों के बीच जो अंतराण्विक स्थान होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एक यहाँ है तो एक कण यहाँ, इनके बीच इतना ज़्यादा स्थान होगा और इन्हें आसानी से हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ये कंप्रेसिबल होते हैं, इन्हें आसानी से हम दबा सकते हैं। ठीक है, जबकि जो ठोस होता है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको हम आसानी से दबा नहीं सकते हैं। इसी तरह से जो द्रव होता है उनको भी हम दबा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो गैस होते हैं उनको आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं या दबा सकते हैं। ठीक है, क्यों दबा सकते हैं? क्योंकि इनके बीच अणुओं के, इनके कणों के बीच जो गैप होता है, जो अंतराण्विक स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हम ऐसे दबाते हैं कि कण पास पास आ जाते हैं और छोड़ते हैं तो प्रबल प्रतिकर्षण बल के कारण वे जो कण होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से पदार्थ की अवस्थाओं को, किस तरह से जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं अभी हम लोगों ने देखा, ठोस द्रव गैस देखा। ठोस में हमने देखा कि ठोस का वॉल्यूम तथा शेप दोनों फिक्स था। गैस द्रव का हमने देखा कि द्रव का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है बट उसका शेप फिक्स नहीं है। और गैस में हमने देखा कि गैस का जो वॉल्यूम और शेप है दोनों अनफिक्स है, यानी दोनों फिक्स नहीं है। ठोस में हमने देखा कि ठोस के जो कण होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं। और द्रव में हमने देखा तो अपेक्षाकृत थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस में हमने देखा तो बहुत दूर दूर होते हैं। फिर अंतराण्विक स्थान की बात आई तो अंतराण्विक स्थान ठोसों में अत्यधिक होता है, ठोसों में कम होता है, द्रव में अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। अगर इनके कणों की गतिशीलता की बात आए तो ठोस के कण गतिशील नहीं होते हैं, केवल विशेष परिस्थितियों में कंपन कर सकते हैं, जबकि द्रव के कण जो होते हैं वे गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और जो गैस के कण होते हैं वो गति करने के लिए मुक्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बल की बात की। अंतराण्विक बल यानी इनके अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है, अंतराण्विक बल यानी मॉलिक्यूलर फोर्स की बात की तो ठोसों में जो अंतराण्विक बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वह अंतराण्विक बल जो होता है वो आकर्षण का होता है। और द्रव में जो अंतराण्विक बल होता है वह भी आकर्षण का होता है, किंतु ठोस की अपेक्षा वो अपेक्षाकृत कम होता है। और गैसों में जो अंतराण्विक बल होता है वो प्रतिकर्षण का होता है और वो प्रबल होता है। ठोस को हम आसानी से दबा नहीं सकते, द्रव को भी हम आसानी से नहीं दबा सकते, जबकि गैस को हम आसानी से दबा सकते हैं। तो जो गैस होती है वो कंप्रेसिबल होती है और जो ठोस होता है और द्रव होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी आसानी से नहीं दबाया जा सकता है। ठोस को तो हम दबाने से थोड़ा वो दबा भी सकते हैं, जबकि द्रव को बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता है। द्रव जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी असंपीड्य होता है, उसे दबाया नहीं जा सकता। लेकिन वही द्रव सिर्फ जो क्या होते हैं, आदर्श द्रव होते हैं। ठीक है ना, जो आदर्श द्रव होते हैं वो आगे बात हम करेंगे, आदर्श क्या है अनादर्श क्या है, बस यहाँ पर हमको यही समझना था। अब हम देखेंगे कि क्या पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जा सकता है। अब हम देखेंगे कि क्या पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जा सकता है, यानी अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो क्या उसे द्रव में लाया जा सकता है, अगर द्रव में है तो क्या उसे गैस में लाया जा सकता है, अगर गैस में है तो क्या उसे द्रव में लाया जा सकता है। ठीक है, तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, ठोस की अवस्थाओं को बदला जा सकता है। अब बात आती है किस तरह से बदला जा सकता है। ठोस
या पदार्थ की अवस्थाओं को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, एक से दूसरे में कैसे हम जा सकते हैं। जैसे अगर हमको ठोस से द्रव बनाना है तो हम क्या करें, द्रव से गैस बनाना है तो क्या करें, गैस से हमको द्रव बनाना है तो क्या करें। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, दो फैक्टर हैं, या आप ये कह लीजिए कि दो तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। पहला तरीका ये है टेम्परेचर को घटा या बढ़ाकर, यानी जो पदार्थ होती हैं इनके टेम्परेचर को हम बढ़ाकर और घटाकर क्या कर सकते हैं, इनके अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा चीज होता है इनके ऊपर प्रेशर को बढ़ाकर या घटाकर। ठीक है, यानी दाब तथा, याद रखिएगा, दाब तथा उष्मा द्वारा, दाब तथा उष्मा द्वारा हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं, या पदार्थ की अवस्थाएं दाब तथा उष्मा के द्वारा परिवर्तित की जा सकती हैं। यानी किसी चीज पर, किसी भी पदार्थ पर अगर हम प्रेशर लगाकर चाहें, प्रेशर लगाकर अगर हम चाहें, प्रेशर लगाकर या उष्मा देकर या दोनों करके अगर हम चाहें तो उसकी अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि जो ये पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जब हम ताप को घटाते बढ़ाते हैं तो ये पदार्थ अपनी अवस्था को किस तरह से परिवर्तित करते हैं। तो अगर कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, अगर कोई ठोस पदार्थ है, उसके ताप को अगर हम बढ़ा दें, ताप को धीरे धीरे बढ़ाएं, तो मैं आप लोग को बताया था अभी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके बीच अंतराणविक बल बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो उन आकर्षण बल को तोड़ने के लिए, जब हम उन आकर्षण बलों को तोड़ देंगे तो फिर वो जो कण होंगे जो अभी बंधे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जब वो फ्री हो जाएंगे तो अपने शेप को बदल सकते हैं, और जब शेप बदल गया तो अवस्था भी बदल सकता है, शेप को बदल सकते हैं, अपनी अवस्था को भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ठोस को द्रव में, अगर कोई ठोस है, हमें द्रव में उसको बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ठोस के पदार्थ को या ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे, या हम उसे उष्मा देंगे, और जब हम उष्मा देंगे तो वह उष्मा क्या करती है, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को तोड़ देती है, और ठोस जो होता है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यानी किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करके द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमको द्रव से गैस बनाना है तो फिर क्या करते हैं, फर्दर वही प्रोसेस होगा। अगर हम और अत्यधिक ताप बढ़ाएं, यानी कि द्रव को अगर हम गर्म करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वह भाप बनकर उड़ने लगता है। जो वाष्प होता है वह क्या होता है, गैस होता है। यानी द्रव को हम गर्म करके गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, द्रव को हम गर्म करके गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। अब बात आती है, अब तीन ही अवस्थाएं थी, हम ठोस से द्रव में गए, द्रव से गैस में गए। ठीक है, यानी ठोस से द्रव में जाने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ती है, द्रव से गैस में जाने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, दोनों स्थितियों में हम क्या करते हैं, उस बॉडी को उष्मा देते हैं या उस पदार्थ को गर्म करते हैं। गर्म कर रहे हैं मतलब उष्मा दे रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में जाने के लिए आपको उष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, उष्मा क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। तो अब अगर हमको गैस यानी वाष्प से द्रव में आना है तो क्या करेंगे, तो अगर हमको वाष्प से द्रव में आना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उस वाष्प को ठंडा करना पड़ेगा, वाष्प को ठंडा यानी उसके ताप को घटाना पड़ेगा, यानी उसके अंदर से उष्मा को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वाष्प को या गैस को ठंडा करके उसे द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, हम गैस को ठंडा करके या वाष्प को ठंडा करके उसे जल में परिवर्तित कर सकते हैं। जल एक द्रव अवस्था है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि द्रव से ठोस बने, तो द्रव से ठोस कैसे बनेगा, तो द्रव को और ज्यादा हम ठंडा कर देंगे, उसके ताप को और घटा देंगे तो वह द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी अगर हमको ठोस से द्रव में जाना है तो उष्मा देंगे, द्रव से गैस में जाना है तो उष्मा देंगे, लेकिन गैस से अगर हमें द्रव में आना है तो उष्मा लेंगे या उस निकाय से उष्मा निकालेंगे, और अगर हमको द्रव से ठोस में जाना है तो भी उष्मा निकलती है। ठीक है, यानी ठोस से द्रव में जाने पर उष्मा अवशोषित होती है, द्रव से गैस में जाने पर भी उष्मा अवशोषित होती है, जबकि गैस से द्रव में आने पर उष्मा उत्सर्जित होती है, और द्रव से ठोस में आने पर भी उष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर किसी पदार्थ को हम ठोस से द्रव में बदल रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ठोस से द्रव में। ठीक है, तो देखिए कोई भी पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है तो उसके ताप को हम बढ़ाएं, उसको उष्मा दें तो वो तुरंत गलने लगता है। ठीक है, या पिघलने लगता है, पिघल के वो द्रव की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो जिस ताप पर, याद रखिएगा, जिस ताप पर कोई ठोस, जिस ताप पर कोई ठोस ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है
उस ताप को हम उस ठोस का या उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। यानी पहला टर्म आया गलनांक, ठीक है, पहला टर्म आया गलनांक। ये कब आता है? जब ठोस को हम द्रव में बदलते हैं तो एक ऐसा ताप होता है, यानी उसमें बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसपे ठोस क्या होता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह क्या कहलाता है? उस पदार्थ का या उस ठोस का गलनांक कहलाता है, ठीक है। अब द्रव से गैस बनाते हैं, द्रव से गैस। तो द्रव से गैस बनाने के लिए जब हम द्रव के ताप को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम क्वथनांक, ठीक है। यानी क्वथनांक क्या होता है? किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो कोई द्रव जिस ताप पर गैस में बदलने लगता है या वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। जैसे जो जल होता है, साधारण जल जो होता है जिसे हम पीते हैं, उसका जो क्वथनांक होता है वो 120 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। उसका क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही हम उस द्रव को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो वह द्रव हमारा वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो शुद्ध जल होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी शुद्ध जल को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो वो क्या होता है? गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तीसरा टर्म जो आता है, अब हमको गैस से क्या करना है? अगर हमको गैस से द्रव में बदलना है, गैस को द्रव में बदलना है तो उसे क्या कहते हैं? तो गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम संघनन कहते हैं। संघनन, कंडेंसेशन या संघनन, ठीक है। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है उसे हम संघनन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है उसे हम संघनन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कोई पानी है, पानी को गर्म कर दिए, पानी पूरा का पूरा भाप बन गया और उस भाप को क्या करें? इकट्ठा करके पूरा ठंडा कर देंगे तो वह फिर से द्रव बन जाता है। या आप देखे होंगे, अगर आपके घरों में खाना वगैरह बनता होगा, अगर आप गए होंगे तो आप देखे होंगे कि अगर मान लीजिए बर्तन, इसमें पानी उबल रहा है और किसी ढक्कन से हम ढक दें तो ढक्कन को जब खोलते हैं तो ढक्कन की तली पर छोटे छोटे जल की बूंदें चिपकी होती हैं। वो इसी कारण होती हैं कि जो वाष्प बन के जाता है वो जाके उस ढक्कन से टकराता है तो बाहर का वायुमंडल ठंडा होता है, धीरे धीरे भी जल की वाष्प जो होता है वो ठंडा होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। तो वाष्प का ठंडा होकर जल में परिवर्तित होना या द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं? अगर हम उस द्रव को ये ताप को और घटा दें, यानी हमें द्रव से ठोस प्राप्त करना है, तब हम क्या करेंगे? तो उस द्रव के ताप को और ज्यादा घटा देंगे, ठीक है। तो अब द्रव को और घटा देंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर वह द्रव ठोस में बदल जाएगा। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है वह हिमांक कहलाता है। वह हिमांक कहलाता है। हिम मतलब बर्फ होता है, ठीक है, जम जाना, कठोर हो जाना। तो जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उस द्रव का हिमांक कहते हैं। जैसे जो नॉर्मल पानी होता है वो -4 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। यानी हम कहेंगे कि जो जनरल पानी, साधारण पानी जिसे हम पीते हैं उसका जो हिमांक है वो -4 डिग्री सेल्सियस है और जो शुद्ध जल होता है उसका जो हिमांक होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और जो हम साधारण जल पीते हैं, पीने वाला जो जल होता है उसका जो हिमांक होता है वो -4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ, नहीं, कहने का मतलब है कि जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव हो जाएगा, द्रव को गर्म करेंगे गैस होगा, गैस को ठंडा करेंगे तो फिर द्रव होगा, द्रव को और ठंडा करेंगे फिर ठोस होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनको जब हम गर्म करते हैं तो वो सीधे गैस में बदल जाते हैं, यानी वो अपनी द्रव अवस्था को त्याग देते हैं या भी अपने द्रव अवस्था में आते ही नहीं है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको कपूर से लगा सकते हैं। कपूर हो गया और नौसादर हो गया, ठीक है, नेप्थलीन हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये ऐसे ठोस होते हैं। नेप्थलीन हो गया, नौसादर हो गया, कपूर हो गया, ये ऐसे ठोस होते हैं जिनको जब हम गर्म करते हैं तो ये ठोस से द्रव नहीं, ये सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है।
इस प्रक्रिया को या जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाता है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, तथा ऐसे पदार्थ को या ऐसे ठोसों को हम क्या कहते हैं, ऐसे ठोसों को हम ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। तो जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप कपूर को दे सकते हैं। कपूर एक ऐसा ठोस है जिसे जब हम गर्म करेंगे तो वो द्रव की अवस्था में नहीं आता है, वो द्रव की अवस्था को छोड़कर सीधे गैस की अवस्था में, और फिर उसे अगर हम ठंडा कर लेते हैं तो फिर गैस से वो सीधे ठोस की अवस्था में आ जाता है, यानी वह द्रव की अवस्था में नहीं जाता है। तो इन सभी पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहेंगे, और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं उन्हें हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब आज की वीडियो में बस इतना ही। आज पहला वीडियो था, पहला लेक्चर था जिसमें आप लोग को मैंने एक कुछ इंट्रोडक्शन दिया, और आज कोई बोर्ड और कोई मार्कर नहीं है। मैंने जानबूझकर कोई बोर्ड या मार्कर नहीं लिया क्योंकि पहला लेक्चर था। तो पहला लेक्चर थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, कल से जो वीडियो बनेंगे सारे के सारे बोर्ड पे अच्छे से बनाए जाएंगे, क्योंकि अब इसके आगे जो है सारी टेक्निकल चीज़ें आने वाली हैं। अभी जो डेफिनेशन वगैरह था मैं ऐसे ही बता दिया, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, इसके बाद मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग ये याद रखिएगा कि जो भी वीडियो मैं इसका बनाऊंगा वो सारे के सारे वीडियो पार्ट में होंगे। तो आज का वीडियो आप ये डाल सकते हैं कि आज का जो वीडियो वो पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो पार्ट 2, 3, 4, 5 ऐसे बनेगा। और इन वीडियो को आप कोचिंग के यूट्यूब चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, या तो फिर अगर आप कोचिंग का ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं तो आप ऐप में भी अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी लेक्चर्स वगैरह होंगे, जितने भी वीडियो बनेंगे, सारे वीडियो के जो PDF नोट्स होंगे आपको कोचिंग के ऐप पे मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाकर आप उन्हें डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं, और आप चाहे उनका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।